So can you see my screen now at the moment? जी सर। Okay, good. Okay. उम्मीद है अभी ये तंग नहीं करेगा. So basically, methyl orange that is having three colors overall, and एक और methyl orange मैंने बोला है, methyl orange. Sorry for my poor writing, that is because of the iPad. मेरी इतनी गंदी भी हैंड राइटिंग नहीं है, लेकिन iPad पे की नोट में ऐसे लिखा जाता है. The next one is by default that you have been in your mind, that is phenolphthalein. Yes, phenolphthalein. ये इंडिकेटर है, उसके लिए हम CCP का वर्ड याद रखते हैं, कलरलेस पिंक. तो phenolphthalein is colorless in aqueous medium, it is colorless in red, I mean, and it is going to show pink color in case of alkali. ये दो इंडिकेटर है. ये कब यूज करना है आपने? जब आप स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज कर रहे हैं. Whenever you are going to make titration of strong alkali, then you will use this indicator, phenolphthalein. तो ये था बाय डिफॉल्ट जनरल बातें जो कि आपने याद करनी है. नाउ कम टूवर्ड्स द बेसिक मेजर पॉइंट्स. पहली तो बात, आई टोल्ड यू इन माय लास्ट लेसन, व्हाट इज एन इक्विवेलेंस पॉइंट? The point at which the mole of OH negative ion and mole of H positive ion becomes equal. फ्लास्क के अंदर जब H पॉजिटिव आयन के मोल और OH नेगेटिव आयन के मोल इक्वल हो जाएं, देन दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट. इसको इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं. इसको मालूम करने के लिए हम बेसिकली एक एसिड या बेस ब्यूरेट में फिल करते हैं, दूसरे को फ्लास्क में फिल करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं और हम उनको मिक्स करना शुरू कर देते हैं. हम बेसिकली इक्विवेलेंस पॉइंट तो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन एंड पॉइंट मालूम करते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट. मैं बताता हूं कि क्या है. द मोमेंट कलर चेंजेस इट्स इंडिकेटर, आई मीन कलर गोइंग टू चेंज whenever there is just change in color of the indicator. जब कल इंडिकेटर का कलर चेंज होता है, आप कर चुके हैं परफॉर्म इसको, तो उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं. एंड पॉइंट इज अ रफ इंडिकेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन. ये रफ कैलकुलेशन होती है. दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वन. ये एग्जैक्ट नहीं होती है, रफ होती है. सो आपने बेसिकली आई मीन ये समझना है, याद रखना है जनरली कि ऑलमोस्ट दे आर सेम. ऑलमोस्ट दे आर सेम. इक्विवेलेंस पॉइंट इज असेस्ड, इज जज्ड, इज चेक्ड थ्रू एंड पॉइंट. लेकिन एक्चुअली ये दोनों चीजें सेम नहीं है. एंड पॉइंट इज अ पॉइंट एज अ टाइम व्हेन इंडिकेटर शो इट्स परमानेंट कलर चेंज. जब इंडिकेटर अपना कलर परमानेंटली बदल लेता है, तो उस वक्त उस पॉइंट को, उस स्टेज को एंड पॉइंट कहते हैं. हो सकता है कि उस वक्त OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन इक्वल हो सकता है एग्जैक्टली इक्वल ना हो, बट रफली यस दे आर इक्वल. सो हम एंड पॉइंट को इक्वलेंस पॉइंट मान लेते हैं. द राइट इंडिकेटर मस्ट बी चूजन बेस्ड ऑन वेदर एसिड इज आर द बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक. तो एसिड बेस इंडिकेटर का जो बेसिक आई मीन जो बेसिस हैं फॉर द सिलेक्शन फॉर द टू बी चूजन, दैट इज बेस्ड ऑन कि आपने कौन सा एसिड या बेस कौन सी टाइप का लिया है. अभी मैंने आपको बोला था कि यहां पर मिथाइल ऑरेंज है, कब यूज करना है? वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो ये यूज करना है. तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के बिहाफ पे ये कलर, ये इंडिकेटर चूज किया है. फिर मैंने बोला कि आपने फिनॉक्सिलिन यूज करना है. फिनॉक्सिलिन आपने कब इस्तेमाल करना है? जब स्ट्रॉन्ग अल्कली हो. यानी कि हम बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्लू है, मेन इंपॉर्टेंट जो बेस है, वो ये है कि जो आपके टाइट्रेशन में एसिड और बेस काम कर रहे हैं वो वीक है या स्ट्रॉन्ग, उसको देख के हम इंडिकेटर का कलर या इंडिकेटर का नेम या इंडिकेटर की काइंड चूज करते हैं. सुटेबल इंडिकेटर हेल्प्स अस टू फाइंड द एंड पॉइंट. जो सुटेबल इंडिकेटर होगा उससे आपको सही एंड पॉइंट नजर आएगा, मिलेगा. एंड indeed it is going to tell you the equivalence point.
जो कि आपको अगर सही एंड पॉइंट दिखा रहा है तो वो सही उसका मतलब ये है वही इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। इंडिकेटर का जो कलर है दैट चेंजेस आई मीन एंड पॉइंट डज नॉट हैपन एट वन एक्सपेक्ट पीएच बट एट द पीएच रेंज। जब भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है तो आहिस्ता आहिस्ता करता है। एक ड्रॉप डालने से एकदम एट वंस पीएच चेंज करने से कलर समटाइम चेंज नहीं होता, ये पीएच की रेंज पे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 4 से कलर चेंज करना शुरू करे और 6 पर जाके परमानेंट कलर हो जाए। फॉर एग्जांपल वो 4 से पहले ब्लू था, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिख रहा हूँ। 4 से पहले ब्लू था और 6 के बाद उसका कलर जो है वो पर्पल है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। तो इन बिटवीन ये ब्लू से पर्पल ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये एक रेंज होती है पीएच की। तो मोस्टली जितने भी इंडिकेटर्स हैं दे आर गोइंग टू शो द रेंज ऑफ पीएच ऑन विच दे आर ग्रेजुअली चेंज देयर कलर। एट वंस अक्सर कलर चेंज नहीं करते। नाउ कम टुवर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज आई एम सॉरी that is this one point. We choose indicator whose color range lies on the steep part of the titration curve। जो मैंने बताया था आपको कि एक कर्व है और उसके दरमियान एक स्टीप लाइन है, ये पीएच कर्व है। इधर हम वाई एक्सिस पे पीएच लेते हैं, इधर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द ब्यूरेट। तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन किस पीएच से शुरू होके किस पीएच तक खत्म हो रही है, लेट्स सपोज 3 to 4 जा रही है। तो इस रेंज में जो भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, जिस इंडिकेटर की चेंज इन पीएच इसी रेंज के साथ मैच करेगी, सो दैट विल बी द सूटेबल इंडिकेटर फॉर दिस टाइट्रेशन। वो इंडिकेटर ठीक होगा। तो बेसिक चीज क्या है, आपने क्या देखना है क्वेश्चन में, आपने क्या चेक करना है, द स्टीप पोर्शन ऑफ द टाइट्रेशन कर्व। ना कर्व पहला देखना है ना बाद में देखना है, दरमियान में जो सीधी लाइन है ऑलमोस्ट उसको देखना है। वो किस पीएच से स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है, कहां पर खत्म हो रही है, उसी रेंज वही नंबर अगर आपके इंडिकेटर में है दैट इज सेड टू बी सूटेबल इंडिकेटर। अगर उसमें वो नंबर नहीं है तो वो सूटेबल नहीं होगा। Since equivalence point also lies on the steepest or the steep part of the steepest portion, indicator color change matches it closely। तो क्योंकि जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो भी इसी पे लाई कर रहा होता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा है, एक इक्विवेलेंस पॉइंट ज्यादा एग्जैक्ट चीज है नंबर ऑफ मोल एच पॉजिटिव आयन के और नंबर ऑफ मोल OH नेगेटिव आयन जब इक्वल हो जाए। लेकिन इसको हम चेक करते हैं थ्रू एंड पॉइंट बाय द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर। तो ऑलमोस्ट इंडिकेटर अगर सही चूज किया है तो इंडिकेटर का जो कलर चेंज होगा वो भी उसी वक्त होगा जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका होगा। इस थीम इस वर्ड का मतलब ये है। नाउ जस्ट हैव अ लुक, एज आई टोल्ड यू कि नॉट ऑल द इंडिकेटर्स कलर चेंजेस एट द सेम पीएच। सारे इंडिकेटर एक पीएच पे कलर चेंज नहीं करते। तो आपको बेसिकली ये चूज करना पड़ेगा। अब पहला देखें, एक थाइमोल ब्लू है, एसिड में रेड है, बेस में येलो है, ये इसकी रेंज है। यानी 1.2 से नीचे अगर आपका इंडिकेटर है तो इट विल बी रिमेन रेड, वो इसका कलर रेड होगा। लेकिन 1.2 से लेके 2.8 तक वो अपना कलर चेंज करेगा। 2.8 से लेके 14 तक उसका कलर येलो रहेगा। इसी तरह ब्रोमोफिनोल ब्लू है, दो कलर हैं, एक येलो है, एसिड में येलो है, बेस में पर्पल है, ये ब्लूइश पर्पल है। 3 पीएच तक येलो रहेगा। 1 to 0 1 2 3 येलो, 3 to 4.6 अपना कलर बदलेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा। और उसके बाद परमानेंट 4.6 से लेके मैक्सिमम नंबर होता है पीएच स्केल का 14, ये सेम ब्लू रहेगा, ब्लूइश पर्पल रहेगा। मिथाइल ऑरेंज में आपको बता चुका हूं, ये दोनों ये आपने वैसे ही याद रखने हैं। एसिड में कलर इसका रेड होता है, वैसे आप ऑरेंज भी लिख सकते हैं, वैसे आई डोंट नो इसने क्यों लिखा हुआ है, चलो नहीं हम इसको रेड लेते हैं। और येलो जो है ये है इसका द कलर इन बेस। तो ये इसकी रेंज 3.1 से लेके 4.4 तक है। 3.1 से पहले कलर ऑरेंज या येलो,
4.4 के बाद सिर्फ एक कलर जो होगा जस्ट येलो। 3.1 से पहले ऑरेंज होगा या रेड होगा, सॉरी, रेड या ऑरेंज एक ही बात है, आप लिख सकते हैं यहां पर। और 4.4 के बाद सिर्फ येलो रहेगा। फिनोल्फ्थलीन 8.3 तक कलरलेस रहता है। इतनी पीएच चेंज, इतनी पीएच अगर तब्दील हो भी जाएगी तो वो अपना कलर नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। जो ही 8.3 से ऊपर जाएगी पीएच, ये पर्पल हो जाएगा, स्लाइटली होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी कलर की, आहिस्ता आहिस्ता दूसरा कलर आना शुरू हो जाएगा। और बियॉन्ड द लेवल ऑफ दिस 10 पीएच द कलर विल रिमेन सेम। फिर कलर नहीं बदलेगा, 10 से लेके 10 से लेके 14 तक कलर सेम रहेगा। तो बेसिकली अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इसी पिक्चर को जरा गौर से देखिए। तो इसकी जो बेसिक रेंज शुरू हो रही है, ऑलमोस्ट जो स्टीप लाइन है, ये स्टीपर लाइन है, दैट इज शोइंग द रेंज फ्रॉम 4 to 11। इनमें से कौन सा इंडिकेटर इसके लिए सूटेबल है? पहला क्वेश्चन, क्या थाइमोल ब्लू इसके लिए सूटेबल है या नहीं? नहीं। नहीं, गुड, क्योंकि इस लाइन के अंदर इस पोर्शन में नहीं आ रहा, दैट इज नॉट सूटेबल। उसके बाद देखें ब्रोमोफिनोल ब्लू, क्या ये सूटेबल है या नहीं? नहीं है, नहीं, हो सकता है, हो सकता है, 4.6 गुड, है। क्योंकि इसकी आखिरी बॉर्डर लाइन इस पे टच कर रही है। तो ये नंबर या इसका टच कर रहा हो, बॉटम हो या वो हो, आई मीन टॉप हो, कोई भी नंबर हो, 4 अगर इसमें आ रहा है रेंज के अंदर तो वो सूटेबल है। 11 या उससे कम, यानी 4 से लेके 11 तक कोई भी नंबर अगर यहां लिखा हुआ है, दैट इज द सूटेबल इंडिकेटर। तो यस, गुड, शाबाश, it may be the suitable indicator. What about methyl orange? Can it be ये हो suitable? सकता है। Yes, exactly, क्योंकि ये यहां पर जाके अपना कलर परमानेंट बदलेगा, उस वक्त ये स्ट्रेट लाइन पर मौजूद होगा, इसकी रेंज वही है, तो ये हो सकता है। What about phenolphthalein? तो मैं आपको बता चुका हूं 8.3, तो ये दोनों पॉइंट इसी रेंज के अंदर है। दैट इज द बेस्ट सूटेबल इंडिकेटर इन दिस केस। जिसके दोनों पॉइंट इंडिकेटर के दोनों रेंजेस, आई मीन रेंज की जो बाउंड्रीज हैं, दोनों अगर मैच कर रही हैं, वो दी बेस्ट है। जो ज्यादा इक्विलेंस, अच्छा इक्विलेंस पॉइंट बताएगा आपको। और कम से कम कोई एक नंबर होना चाहिए, स्टीप लाइन से मैच करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये है द वे इन विच यू कैन चूज द इंडिकेटर कलर। तो देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन है, दैट इज द फिगर 3.2 एंड ही इज आस्किंग द 0.1 mole of NaOH is added to the 25 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube HBr to access एक में NaOH और HBr, that is an acid, HBr एक एसिड है और NaOH क्या है? बेस है। सो एसिड और बेस करेक्शन है, यहां पर भी ये एक बेस है और HBr एक एसिड है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? पहली बात तो ये, can you diagnose the difference between these two curves? Please let me know. इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, सर यहाँ पर जो NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यस, और NH3 क्या है? वीक बेस, एग्जैक्टली, शाबाश, गुड गर्ल्स। द नेक्स्ट थिंग इज, आपने कर्व स्केच करना है टाइट्रेशन का, 3 मार्क के लिए है। ज्यादा मुश्किल चीजें तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि वही C1V1 का फॉर्मूला लाजमी आपसे पूछेंगे, लगाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH आपको पता है, तो NaOH है तो आपने इसकी pH स्ट्रॉन्ग है अल्कली, तो आपने pH खुद से 14 सपोज करनी है। ये टॉपिक बेसिकली A2 का है, पता नहीं उनका क्या दिमाग घूमा है, उन्होंने उठा के AS में डाल दिया। 2022 में ही उन्होंने ऐड किया इसको। अब अगर pH, आई मीन सॉरी, द बेस वीक है, तो आपने उसकी pH को एज्यूम कर लेना, दैट इज इक्वल टू 12 या 11 to 12 में एक रेंज रखनी है। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपने उसको 2 से नीचे शुरू करना है, 1 या 2 से नीचे, यानी कर्व दोनों सूरतों में यहां से शुरू होगा और फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका जो फाइनल कर्व है, दैट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड एट और इन फ्रंट ऑफ 14। ये बेसिकली
14 के सामने जाकर रुक जाएगा। यस सर, मैं पहले ये कर्व ड्रा कर रहा हूं, इधर से ये कर्व ड्रा कर रहा हूं। अब मुझे इनका मिड लाइन ड्रा करना है। एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जहां पर भी मिड लाइन आएगी, जो स्टीप लाइन, सॉरी, जो स्टीपर लाइन आएगी, उसका मैंने मिड पॉइंट रफली क्या रखना है, 7। दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्गर हैं, तो जो स्टीप लाइन आएगी, ये स्टीप प्रपोर्शन आएगा, इट्स मिड पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 7 होगा, रखेंगे 7 उसको। लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है कितने वॉल्यूम पर लगाऊं सीधी लाइन। उसने तो 45 ml ऐड कर दिया, एक्सेस ऐड कर दिया है, लेकिन कितने ml पे जाके टाइट्रेशन हुई है, कितने ml ऊपर से सेंटीमीटर क्यूब, आई मीन ml एंड द सेम थिंग, कितने सेंटीमीटर क्यूब ब्यूरेट से गिरने के बाद इक्वल हो गए हैं OH नेगेटिव आयन और H नेगेटिव आयन के मोल्स। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। उसके लिए मुझे चाहिए कम, तो मैं रफली यहीं पे काम कर रहा हूं अपना। सो मुझे C1 into V1 over N1 C2 V2 over N2 पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट की पे अप्लाई कर रहा हूं। ये हिस्सा मैं अक्सर एसिड के लिए यूज करता हूं, ये वाला हिस्सा मैं अक्सर बेस के लिए यूज करता हूं। आप भी ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। अब देखिए, OH 1 है और इधर H भी 1 है, तो 1:1 है, तो इधर आप 1:1 करते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.1 है, एसिड का वॉल्यूम जो है वो 25 है। आप ब्यूरेट से क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH। जो ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। आपने इसका वॉल्यूम दोबारा से नोट करना है। मैं फिर बात अपनी रिपीट कर रहा हूं, जिसको आप एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, जिसको आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम खुद से गिवन भी हो अगर आपको, तब भी आपने यही फार्मूला लगा के खुद से वॉल्यूम नोट करना है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है एक दफा फिर। सो व्हाट इज द V2, दैट इज इक्वल टू 25। जी गुड हो गया। अब ये लाइन जो है रफली आई एम गोइंग टू प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ, हो भी जाओ, यस। तो ये मैं लाइन 25 के सामने स्केल रख रहा हूं और ये मैं लाइन यहां पे ड्रा करने लगा हूं, और मैं कोशिश ये करूंगा कि मिड पॉइंट 7 ही हो। जितनी लाइन उससे ऊपर खींची ऑलमोस्ट उतनी मैंने नीचे खींची है, ताकि मिड पॉइंट 7 रहे। नाउ यू कैन जॉइन दीज टू कर्व एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आंसर आ गया। तो पहले कर्व पोर्शन ड्रा करने, जिसमें मैंने समझाया हुआ है आपको, यही काम। व्हाट अबाउट NaOH, सॉरी NH3, तो उसके लिए भी वैल्यूज सेम है। NH3 भी जब पानी में हम इसको ऐड करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप NH3 को पानी में ऐड करेंगे तो ये भी यहां से OH नेगेटिव आयन को जन्म देगा। OH नेगेटिव आयन बनेगा, दैट इज गोइंग टू बिहेव एज अ बेस, एज अल्कली, और साथ NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक OH बना रहा है ये भी। तो इस केस के अंदर भी N1 और N2 दैट विल बी द सेम। N1 और N2 का आंसर सेम आएगा। एसिड के अंदर एक H है, ये एक OH शो कर रहा है, दे रहा है, जनरेट कर रहा है, तो 1:1, तो इधर N1 N2 में सेम आएगा। ऊपर भी वैसे तमाम वैल्यूज सेम है, तमाम वैल्यूज सेम है जो पहले एक्सपेरिमेंट में थी, दूसरे के अंदर है N1 N2 भी सेम है। तो ऑब्वियसली दूसरे एंड पॉइंट का भी जो टाइट्रेशन है, उसका जो एंड पॉइंट है, वो भी दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ 25। लेकिन अब एक किस मसला और है, वो क्या है कि अब आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं, वीक बेस यूज कर रहे हैं, तो जो मिड पॉइंट है इट विल बी, आई मीन, लेस देन 7। यहां लाइन लगा रहा हूं और फिर थोड़ी लाइन यहां लगा रहा हूं, ऑलमोस्ट, दोबारा लगाता हूं लाइन,
यहाँ मैंने लाइन लगाई है इन फ्रंट ऑफ 25, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने ऐसे करना है, रफली ड्रा करना होता है। इस लाइन का जो मिड पॉइंट है तकरीबन वो यहाँ पे बन रहा है। मिड पॉइंट आप चाहें तो आपके पास स्केल होगा, वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन चाहता हूँ। तो आप इसका ऑलमोस्ट इस लाइन को आधा करके चेक करें, क्या इसका मिड पॉइंट वाकई उधर आ रहा है, 7 से नीचे आ रहा है? तो यस, आ रहा है। अब देखिए, मैंने कहा था ये वीक बेस है, तो इसको आपने ऑलमोस्ट इसको ख़त्म करना है जाके टिल 12। तो ये है आपका पीएच कर्व विद HBr एंड NH3। ये है आपका पीएच कर्व विद NaOH एंड HBr। दोनों में इस वक्त वॉल्यूम का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में वॉल्यूम जो यूज हो रहा है दैट इज इक्वल टू 25। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, लेकिन जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग वीक में सिर्फ फाइनल पीएच या इनिशियल पीएच का फर्क पड़ता है और पीएच एट एंड पॉइंट का फर्क पड़ता है। इस वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने क्वांटिटी सेम ली हुई है। तो बाद में हम पढ़ेंगे, इवन ये वीक बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट विल रिएक्ट कंप्लीटली। वीक बेस का एक दिमाग में एक स्केच आता है, एक बात आती है फौरन कि ये तो वीक है, इसको तो कम यूज होना चाहिए, इसको तो कम इस्तेमाल होना चाहिए था। ऊपर से जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं अगर वो वीक है तो उसको ज़्यादा यूज होना चाहिए क्योंकि नीचे वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक्चुअली इनके नंबर ऑफ मोल सेम है। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो वीक का यही होगा कि ये सारे का सारा आयोनाइज होगा, इसके आयंस बन जाएंगे, सारे आयोनाइज हो जाएगा ये कंप्लीट। अब इस वक्त आल्दो NH3 इज अ वीक बेस, लेकिन टाइट्रेशन में वो वीक बेस भी क्यों ना हो, अगर सामने वाला स्ट्रांग है, अगर सामने वाला दूसरा कंपोनेंट स्ट्रांग है तो जो वीक बेस है या वीक एसिड है वो भी फिर स्ट्रांग यानी कंप्लीटली आयोनाइज होना पड़ता है। दूसरा उसको कंपेल करता है, उससे रिएक्ट कर करके उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता रहता है, उसको मजबूर करता है मुकम्मल रिएक्ट करने पे। और जो चीज़ मुकम्मल रिएक्ट करती है फाइनली हम उसको वी रिकॉर्ड देम और वी रिकॉर्ड इट एज अ स्ट्रॉन्ग। तो है तो ये वीक बेस, लेकिन जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा और उसमें कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होगा तो जनरली दूसरा भी स्ट्रॉन्ग के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन बहरहाल फर्क तो होगा। फर्क क्या होगा? जो चीज़ आपने वीक बेस यूज़ की है तो उसकी पीएच 14-12 से ऊपर नहीं जाएगी। जहां पर आपने स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज़ की है उसकी पीएच 14 तक जाएगी। ये एक मेन वेरी मच प्रोमिनेंट डिफरेंस इज दिस वन। दूसरा, जो आपने स्टीपर लाइन लगाई है उसका जो मिड पॉइंट है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 के ऊपर आएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इनमें से कोई एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका वही जो मिड पॉइंट है उसी हिसाब से मिड पॉइंट चेंज हो जाएगा, यानी वो हाइट ऑफ द लाइन, हाइट ऑफ द स्टीप पोर्शन चेंज होगा। और जो चीज़ चेंज नहीं होगी, अगर आपने कंसंट्रेशन सेम यूज़ की हुई है, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है एक वीक अल्कली है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन है, अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आता या समटाइम हमें टीचर्स को समझ नहीं होती है या अंडरस्टैंड नहीं हो पाता कि ये दोनों में तो डिफरेंस है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, दोनों का वॉल्यूम क्यों सेम यूज़ हो रहा है। उसकी एक वजह इन दोनों की सेम कंसंट्रेशन है। फिर दूसरी वजह, जो इनका सामने कॉम्पिटिटर है या इसका को रिएक्टेंट है, जो दूसरा रिएक्टेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों से वो OH कंप्लीटली छीन रहा है, खींच रहा है, तो इन दोनों को वो स्ट्रॉन्ग ही समझ रहा है, स्ट्रॉन्ग के तौर पे बिहेव कर रहा है। हाँ, जब HBr खत्म हो जाएगा तो ये वो पॉइंट है, जब HBr खत्म हो गया ये वो पॉइंट है, जब HBr खत्म हो गया तो ये अपनी पीएच बढ़ा लेगा, अपनी स्ट्रेंथ पावर शो करेगा पानी के अंदर। ये बेचारा वीक है, ये अपनी पावर कम शो करेगा। तो यहाँ डिफरेंसेस लाइंग ओवर हियर। तो इस तरह का बेसिक स्केच आपसे पूछा जा सकता है।